चलिए, आज एक बहुत ही खास ज्ञान यात्रा पर चलते हैं। हम खोलेंगे एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग संग्रह और उसमें छुपी एक खूबसूरत कहानी को समझेंगे। ये कहानी है आंखों के उपचार की एक अद्भुत प्राचीन कला के बारे में। और इस कहानी की शुरुआत होती है इस संस्कृत श्लोक से। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की यही खूबसूरती थी। ज्ञान को ऐसे सूत्रों में पिरो दिया जाता था जो अपने आप में एक गहरी परंपरा और अधिकार की नींव रखते हैं। तो ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। एक तरह से प्राचीन गुरु हमसे कह रहे हैं कि वो हमें आंखों को ठीक करने का एक शक्तिशाली राज बताने जा रहे हैं। वही आंखें जो हमारी दुनिया की खिड़कियां हैं। तो ये सारा ज्ञान आ रहा है अष्टांग संग्रह से, जो आयुर्वेद का एक बहुत ही मौलिक ग्रंथ है। और यहीं से उन दो मुख्य उपचारों की कहानी शुरू होती है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के पहले हीरो से। इसका नाम है तर्पण। तर्पण मतलब पोषण देने वाली एक खास चिकित्सा जो थकी हुई आंखों में मानो नई जान डाल देती है। अब मजे की बात यह है कि ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ बताता है कि तर्पण की जरूरत किसे है। ये उन आंखों के लिए हैं जो बहुत थक चुकी हैं, एकदम सूखी हैं, खुरदरी हो गई हैं, या जिनकी पलकें झड़ रही हैं, देखने में धुंधलापन आ गया है। मतलब एक तरह से संकट में फंसी आंखों की पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दी गई है। पर ठहरिए, इससे पहले कि उपचार शुरू हो, ग्रंथ एक बहुत ही जरूरी बात बताता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल विजडम। और वो ये है कि उपचार तभी शुरू हो सकता है जब आंख शांत हो। मतलब उसमें कोई एक्टिव जलन, दर्द या पानी बहने जैसी समस्या ना हो। ये कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है ना। पहले सूजन को शांत करो, उसके बाद पोषण दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जले हुए पर सीधे मॉइस्चराइजर नहीं लगाता, पहले उसे ठंडा किया जाता है। इस चिकित्सा की जो सटीकता है वो यहीं खत्म नहीं होती। ग्रंथ कहता है कि इसे बहुत ज्यादा ठंड, गर्मी या बारिश के मौसम में भी नहीं करना चाहिए। देखिए, यही आयुर्वेद की खासियत है। उपचार के लिए सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि बाहरी वातावरण की सही परिस्थितियां भी उतनी ही जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। असल में ये किसी प्राचीन और बहुत ही सावधानी से किए जाने वाले अनुष्ठान की तरह है। इसकी प्रक्रिया वाकई में बहुत सुंदर है। सोचिए, सबसे पहले आंखों के चारों ओर उड़द की दाल के पेस्ट से एक छोटा सा बांध बनाया जाता है। फिर इस बने हुए कुंड में गुनगुना औषधीय घी भरा जाता है। इसके बाद मरीज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता और बंद करता है, और आखिर में घी को निकालकर उस जगह को औषधीय धुएं से बैलेंस किया जाता है। हर एक स्टेप का अपना एक खास मकसद है। और ये प्रक्रिया कितनी सटीक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि घी को आंखों में कितनी देर तक रखना है। ये भी इस पर निर्भर करता है कि आंख के किस हिस्से में दिक्कत है। पलकों के लिए सिर्फ 100 की गिनती, तो रेटिना से जुड़ी समस्याओं के लिए 800 की गिनती तक। ये अविश्वसनीय रूप से स्पेसिफिक है। अच्छा, तो वैद्य को कैसे पता चलता था कि इलाज कामयाब रहा या नहीं? इसके लिए भी बड़े साफ संकेत थे। अगर नजर साफ हो गई और अच्छा महसूस हो रहा है तो मतलब इलाज सफल रहा। अगर सूखापन बढ़ गया तो समझो कि इलाज काफी नहीं था। और अगर भारीपन लग रहा है तो इसका मतलब है कि यह जरूरत से ज्यादा हो गया। तो तर्पण ने तो अपना काम कर दिया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं। इलाज के इस सफर में अभी एक और पड़ाव बाकी है। और अब एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे हीरो की, पुटपाक। ये एक सप्लीमेंट्री थेरेपी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तर्पण के ठीक से हो जाने के बाद ही किया जाता है। और बिल्कुल तर्पण की तरह ही पुटपाक भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। इसके 3 प्रकार हैं जो मरीज की खास जरूरतों के हिसाब से तैयार किए जाते हैं। सूखी आंखों के लिए है स्नेहन, तैली आंखों के लिए लेखन, और नजर को साफ करने के लिए प्रसादन। और कमाल की बात यह है कि हर एक की सामग्री और उसे लगाने का तरीका भी अलग है। पुटपाक की दवा बनाने का तरीका भी किसी कीमियागिरी से कम नहीं है। जड़ी बूटियों और मांस के मिश्रण को खास पत्तों में लपेटा जाता है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे आग में पकाया जाता है, तब तक जब तक मिट्टी लाल ना हो जाए। फिर इस ठंडे मिश्रण को दबाकर उसका औषधीय रस निकाला जाता है ना कमाल? हाँ, और समय का ध्यान यहां भी रखा जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुटपाक को आंखों में रखने का समय तर्पण से कम होता है, और ये भी उसके प्रकार पर निर्भर करता है। लेखन के लिए 100 मात्रा तक, तो प्रसादन के लिए 300 मात्रा तक। और एक और बहुत जरूरी बात, इलाज के बाद मरीज को जितने समय तक थेरेपी चली है उससे दोगुने समय तक धूप,
तेज रोशनी और धुएं जैसी चीजों से बचना होता है। ये बात रिकवरी की प्रक्रिया की अहमियत को दिखाती है। और अब हम इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। एक ऐसा सुनहरा नियम जो किसी भी वैद्य या डॉक्टर के लिए बहुत मायने रखता है। ये आखिरी श्लोक इन सारी प्रक्रियाओं का निचोड़ एक ऐसे सिद्धांत में पेश करता है जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब बहुत गहरा है, ये जिम्मेदारी का पाठ है। ये वैद्य से कहता है कि अगर प्रक्रिया में कोई भी चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसे तुरंत ठीक करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मतलब ये ग्रंथ सिर्फ नुस्खों की किताब नहीं है, बल्कि एक सावधान और सचेत प्रैक्टिस के लिए पूरी गाइड है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि व्यक्तिगत देखभाल और जिम्मेदारी का ये जो प्राचीन और इतना सटीक तरीका है, क्या हम इससे आज के मॉडर्न हेल्थ केयर के लिए कुछ सीख सकते हैं?